Alright, guys, welcome to ATP Star Super Learning Platform. My name is Ritesh Dahiya. Now इसके बाद इस सेशन में बात करते हैं आपके न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके बाद आपके रेडियो एक्टिविटी और उसके बाद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये कहते हैं, देखो पिछले सेशन में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, जहाँ पे हमने कहा कि डाल्टन ने थ्योरी दी कि भाई सबसे छोटा एटम वो है आपका एलिमेंट, सबसे छोटा एटम है। जे थॉमसन ने कहा कि उससे भी छोटा आपका इलेक्ट्रॉन है। फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, बोर ने अपना मॉडल दिया। अब हम चल रहे हैं न्यूक्लियस के इनसाइड। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या है और वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम कहानी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है न्यूक्लियस जो है आपके हर कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस जो है वो बना होता है दो चीज़ों से प्राइमरली, और उसको हम कहते हैं आपके अपने सिलेबस में हम उसको कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको आप एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह उससे जानते हैं, उसका सिंबल आप Z देते हैं। ठीक है, अगेन Z क्यों, बाकी सारे नंबर शायद बिजी थे। आई एम श्योर आप प्रोटॉन की स्पेलिंग में Z ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपका P बिजी था, R बिजी था, O कहीं बिजी था, हमने इसको Z नाम दिया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो उसको हम कैपिटल N कहते हैं, और इन दोनों का सम जो होता है उसको आप एटॉमिक मास कहते हैं आपका, इट्स मास नंबर कहते हैं उसको। और क्योंकि मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, सो दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक मास एज वेल। इनको दोनों को मिला के आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। और किसी भी न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा X, ये आपका एलिमेंट है, ये सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और उसको यहाँ पे हम लिखते हैं Z, और उसको आप यहाँ लिखते हैं A, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। Z आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। न्यूट्रल उसमें ऑफकोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, बट अगर Na+ है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, या क्लोरीन है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, X चेंज नहीं होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ही रिप्रेजेंट करता है, नॉट इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल में बराबर होते हैं, दैट सेपरेट। और ये A आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका एटॉमिक मास। नाउ इसके बारे में बात करें तो रेडियस जो ऑफ न्यूक्लियाई होता है उसको हम कहते हैं दिस इज R0 मल्टीप्लाइड बाय A⁻1/3। A आपका एटॉमिक मास है, उसकी क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल आपका रेडियस होता है। R की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर विच इज़ फर्मी। इतनी आपकी इसकी वैल्यू होती है R0 की। न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करें तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि आपका न्यूक्लियस जो है वो परफेक्ट स्फेयर है, तो परफेक्ट स्फेयर के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो है आपका वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं मास पर वॉल्यूम, जो आपकी न्यूक्लियर की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियर डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। 2020 में मेंस में आपसे ये सवाल पूछा था, ये कैलकुलेशन करवाई थी आपको, वहाँ पे R0 की वैल्यू दी हुई थी, A दिया हुआ था, और आपको डेंसिटी पूछा था क्या होएगा। इस केस में ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्योंकि नीचे A आएगा और यहाँ पे आएगा, तो डेंसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, वो डेंसिटी जो है वो A के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। सो इट डज नॉट मैटर कि आपका छोटा न्यूक्लियस है या बड़ा न्यूक्लियस है, डेंसिटी लगभग सबकी सेम होती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डेंसिटी सबकी सेम आएगी यहाँ पे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट। नाउ एटॉमिक मास यूनिट हमने एक नई चीज़ यहाँ डिफाइन की। हमने कहा किलोग्राम वाला जो आपकी यूनिट है मास जिससे हम नापते हैं, वो एटॉमिक दुनिया के लिए या आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके लिए बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻⁻27 माइनस उस रेंज में जब आपके न्यूक्लियॉन्स का वजन है तो वो बहुत बड़ा किलोग्राम नंबर है। तो हमने यहाँ पे एक नई यूनिट डिफाइन की जिसको हमने कहा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको कई बार आप U से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, AMU को हमने कहा कि जिस ज़माने में डिफाइन हुआ सबसे सबसे कॉमन एलिमेंट था जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च वगैरह चल रही थी, तो उन्होंने उस टाइम पे कार्बन का एलिमेंट लिया, उसको तराजू में तोला, उसको 12 से डिवाइड किया, बिकॉज अंडर द अजम्पशन के आपके कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 12 आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के 12 से उसको हमने डिवाइड कर दिया, वो आपकी वैल्यू आ गई एक AMU की। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आपका एक AMU लगभग आता है। इसको 1.67 मान सकते हैं आप। राइट, एक चीज़ और है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, मास डिफेक्ट की, अभी उसको मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ है, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि E=mc² का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो ये मास मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इसको c² की वैल्यू लें और उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दुनिया में लेके जाएं, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे देखें, तो आपका AMU इक्वलेंट हो जाता है
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो सवाल सॉल्व करने में बहुत काम आता है, इसलिए डेटा को याद रखना। हम कहते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई सवाल आया जिसमें मान लो जो डेल्टा एम है आपका मास, उसकी वैल्यू आ रही है 0.018, मान लो सम डेटा ले लिया मैंने, ठीक है, या इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 20 कह लो, ठीक है, ये आपकी डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है। अब सवाल पूछा जाए कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो सीधा सीधा ये आपका डेल्टा एम जो आपका AMU में आया, इसी को 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 931 कर लोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी आ जाएगी, इतनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये आपकी डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो कैलकुलेशन के लिए 931 AMU के बराबर होता है, इसको ध्यान रखना। तो डेल्टा एम मास मल्टीप्लाइड बाय उसको पहले आपने कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर, फिर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, उस सबका ध्यान रख के ये आ जाता है। ऑलराइट, डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट कहानी ये है कि हमने थ्योरेटिकली सोचा कि अपना जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन होने चाहिए। जब हमने एक्चुअली उसको तराजू में तोला या जिस भी तरीके से हमने उसका मास निकाला, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, पर जब भी हमने उसका मास निकाला हमने ये देखा कि वो मास जो है आपका एक्चुअल जो थ्योरेटिकल मास जो है वो एक्चुअल मास से थोड़ा सा कम आ रहा है। एंड वी केप्ट ऑन वंडरिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स कि भाई ये मास कम क्यों आ रहा है इसका मास की, और कंसिस्टेंटली हर न्यूक्लियस में उसका मास कम है। उसको हमने ऐसे समझाया कि आपकी जो न्यूक्लियस की जब संरचना हुई, जब न्यूक्लियस को अगर हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि आपका प्रोटॉन रखा है, एक और प्रोटॉन को आप वहाँ से इन्फिनिटी से उठा के लाए, फिर यहाँ से उठा के लाए, और फिर आपने उन्हें पैक करके एक न्यूक्लियस बनाया। दूसरे न्यूट्रॉन को भी लेके आएंगे, ऑफकोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वगैरह वगैरह सारी कहानी होगी। वो जो बनाया, वो बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई, वो इनिशियली एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी आई अपने आप को बर्न करके। तो उसको बनाने के दौरान एनर्जी आपकी डेल्टा MC स्क्वायर वैल्यू से थोड़ा सा मास वहाँ पे बर्न हुआ, उस मास को बर्न होने से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे आपका न्यूक्लियस बना, और उसी को हम यहाँ कहते हैं मास डिफेक्ट आपका वो होगा। एक और छोटा सा यहाँ पे एक और डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड पैकिंग फैक्टर। तो हम यहाँ कहते हैं मास डिफेक्ट पर यूनिट आपका जो है न्यूक्लियन जो है पर न्यूक्लियन, वो आपका पैकिंग फैक्टर कहलाता है। तो अगर मान लो किसी न्यूक्लियस में 20 लोग रह रहे हैं और उसका मास डिफेक्ट आपका समथिंग है, तो मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो आपको पैकिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लें, उसे A से डिवाइड कर दें, ये दे देगा आपको पैकिंग फैक्टर क्या है। उसको डेफिनेशन है, ध्यान रखना, अगर नहीं पता तो एग्जाम में होगा नहीं। पैकिंग फैक्टर क्या है? डेल्टा एम डिवाइडेड बाय A। आप किसी भी न्यूक्लियस के लिए डेल्टा एम और A पता हो तो पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग फैक्टर ये आपका 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो भी हम बात कर रहे थे कि उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपकी खर्च हुई उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एनर्जी इक्वलेंट टू द मास डिफेक्ट। तो आपकी मास डिफेक्ट के बराबर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू आपकी आती है डेल्टा MC स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अभी हमने बात की डेल्टा एम की वैल्यू AMU में रखें, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये वो एनर्जी है जो आपकी उसको बनाने में, क्रिएशन में खर्च हुई है। या फिर ये कह सकते हैं कि इनको अगर इंडिपेंडेंटली हम अलग अलग ले जाना चाहें तो हमें कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। अगेन टर्म इज टेक्निकली कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसको कैलकुलेशन ही करना पड़े, डेटा का भी दिया हो, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय न्यूट्रॉन का नंबर, तो A में से Z करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, माइनस आप कर देंगे उसका M, या आपको डेल्टा M देगा, आपकी डेल्टा M की वैल्यू आ जाएगी। अगेन उसको 931 से मल्टीप्लाई करके आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात करते हैं आपके इस कर्व की जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व, या फिर आपका जो दूसरा कर्व है जिसको हम कहते हैं आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने यहाँ पे पहले अज्यूम किया, बहुत टाइम तक साइंटिस्ट इसको ये मानते रहे कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज उसको बनाने में, उस घर को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है वो घर उतना ज़्यादा स्टेबल होएगा। ठीक है, या दूसरे टर्म में देखोगे जिस घर की जितनी ज़्यादा कमाई है वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होएगा। मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे उसके बाद हमने माना, तो बट उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की हमने पाया कि बहुत सारे जिनकी न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अनस्टेबल हैं। फिर यहाँ पे एक नई थ्योरी निकल के आई जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। राइट, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका न्यूक्लियस माना जाएगा। उसी की जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो हमने देखा मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हमने देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका Fe है, आपका आयरन का जो वो है, आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो आपका Fe
2656 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, फॉर द सिंपल रीजन कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयरन के केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे ना, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस अगर रखा रहेगा तो रेडियो एक्टिव डिके उसका नहीं होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की आपकी आयरन की है। और ये कर्व ऐसे ऐसे होता है और जैसे जैसे आपके न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, जब मास नंबर आपका बढ़ता जाता है, ये स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। यहाँ पे एक ये अजीब सा फिनोमिना है कि आपका He जो है हीलियम, ये एक्स्ट्रा अपने पड़ोसियों से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है, इसकी फितरत में है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यहाँ पे एक छोटा सा किंक है, अदरवाइज ये ग्राफ पूरा ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है ये। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ जो देखने को अपने मिलती है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये वाला ग्राफ है। ये आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कर्व कहा जाता है। यहाँ पे हमने लिखा आपका Z, यहाँ पे हमने लिखा N, तो आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का हमने ग्राफ बनाया। ये आपकी 45 एंगल की लाइन, 45 एंगल की लाइन मतलब यहाँ पे बराबर बराबर, तो यहाँ पे अगर ये 24 तो यहाँ पे 24, तो ये लाइन यहाँ पे हो गई 64, ये आपकी लाइन हो गई। हमने उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी के हिसाब से प्लॉट किया, तो ये कर्व निकल के आया, ये आपका स्टेबिलिटी कर्व कहलाता है। तो इस कर्व के अंदर जो जो न्यूक्लियस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो अगेन एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो यहाँ न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेबल हैं। जो न्यूक्लियस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जो ये उसकी वैल्यू यहाँ पे है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना शो करते हैं। वो चाहते हैं हमारा न्यूक्लियस अभी स्टेबल नहीं है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है ना। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। इसको ऐसे देखो, मान लीजिए कोई एक परिवार है जिसकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने के उनके घर में आते हैं। दूसरा एक परिवार है जिसकी इनकम है लेट अस से 80,000 रुपए, ठीक है। सो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि हम यहाँ पे ये सोचेंगे 1 लाख वाला परिवार ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा। उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत है कि उस परिवार में लोग कितने हैं। मान लीजिए जो 1 लाख इनकम वाला वो परिवार है, उसमें 10 लोग रहते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, तो 10,000 रुपये पर पर्सन आपकी फाइनेंस आपके पास अवेलेबल हुआ। ऑन द अदर हैंड साइड, जो आपका 80,000 वाली इनकम है, वहाँ पे मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, वहाँ पे 20,000 रुपये पर पर्सन आपके पास स्पेंड करने के लिए अवेलेबल है। इफ़ दैट इज़ द केस, तो 80,000 वाला विल बी फैमिली जो है वो वाला फाइनेंशियली मोर स्टेबल होएगा। विद इन अ सिमिलर वे, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ सिमिलर वे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए अपना फोकस यहाँ पे जो है न्यूक्लियस का फोकस होएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा रखनी, और उस वजह से जिनकी वो ज़्यादा है वो यहाँ पे स्टेबल रहते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस की। तो जो न्यूक्लियस आपके स्टेबल नहीं है, जो ये शो करते हैं कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, वो क्या करते हैं अपने आप को 4 हम यहाँ पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा माइनस, बीटा प्लस और आपके की कैप्चर, वो रेडियो एक्टिविटी शो करके वो मेक श्योर करते हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। तो इफ़ दैट इज़ द केस, तो यहाँ पे 4 अलग अलग फिनोमेना अपने को नेचर में देखने को मिलते हैं। अगेन, ये जो मदर नेचर कर रही है, जो नेचर में हो रहा है उसकी बात हो रही है, हमने कुछ नहीं किया है इसमें, दिस वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ऑलराइट, तो सबसे पहला है विच इज़ कॉल्ड अल्फा डीके। अल्फा डीके वो फिनोमेना है जिसको ऐसे समझना कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में बहुत सारे लोग रहते हैं, या एक घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपस में जगह कम पड़ रही है और लड़ाइयाँ झगड़े वो सब हो रहे हैं, और सबने मिलकर डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं भाई, तू जाके अपना घर अलग बसा ले, ठीक है, ये घर सबको पूरा नहीं पड़ रहा है, तू अपना घर जो भी सामान तुझे चाहिए वो ले जा, और ना हो तू अपना घर अलग बसा ले। ये मदर नेचर ने डिसाइड किया, इस वन ऑफ द फिनोमेना। उस केस में यहाँ पे आपका जो ये एलिमेंट था, ये अपने आप ब्रेक हो गया और उससे आपका एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बाहर निकल गया। ना यहाँ पे देखना, अल्फा पार्टिकल ही क्यों, मदर नेचर कितना बढ़िया सबका ध्यान रखती है, वो अल्फा पार्टिकल ही क्यों, हाइड्रोजन में निकल सकते थे, पर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन निकलते, इसको सिंपल से ऐसे देखना कि मदर नेचर का नियम है कि जिसको घर से अलग कर रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि वो स्टेबल रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया और वो हाइड्रोजन टक्करे मारता घूम रहा है, धमाके करता हुआ घूम रहा है, और लोगों से रिएक्ट करता हुआ घूम रहा है, सिर्फ दैट इज द केस, तो अनस्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ गई। तो मदर नेचर ने यहाँ पे क्या फिनोमेना अपनाया कि भाई अगर बाहर निकालना ही है तो एक न्यूक्लियस जो है अपना अपने आप स्टेबल होना चाहिए। सो अल्फा पार्टी, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल वहाँ पे रिलीज हुआ जिसका न्यूक्लियस अपने आप में स्टेबल है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, तो ये हुआ। और इसके अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इस इक्वेशन में हम कहते हैं कि एज आपका जो था ये पहले 4 से कम हो जाएगा, जेड आपका 2 से कम हो जाएगा, यहाँ पे आपका हीलियम हुआ। अच्छा, इसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो आता है, ये अपने सिलेबस में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आते हैं, बट और उसके साथ में आपकी एनर्जी रिलीज होगी। एडवांस में तो इसमें हम कैलकुलेशन करवाते हैं एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक आया बीटा डीके। बीटा डीके में हमने क्या किया, इसको ऐसे समझना, एक और दूसरा परिवार है, उसने डिसाइड किया कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, जो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं और n/p का रेशो अपना गड़बड़ है, ठीक है। n/p का रेशो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर है, हमें उसको मेंटेन अच्छे से करना होगा। लोगों ने डिसाइड किया भाई घर छोड़ के तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है, रहेंगे तो सब साथ। वहाँ पे डिसाइड किया एक न्यूट्रॉन ने कि यार एक काम करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे ज़्यादा हैं, इस वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। इफ दैट इज द केस, तो एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, मदर नेचर में अपने आप हो रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इस वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉन या फिर आपका एक बीटा माइनस पार्टिकल वहाँ पे रिलीज हुआ नेगेटिव चार्ज के साथ, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी हमें मेंटेन करनी है यहाँ पे। तो ये बीटा माइनस यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, साथ में एक न्यूट्रिनो भी आया, ठीक है। और इसकी अगर इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन है, उसके बाद अपना यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया है, तो यहाँ पे Z प्लस हो जाएगा, A प्लस Z का नंबर सेम है और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये आपका केमिकल रिएक्शन इसकी ऐसे बना सकते हैं आप। नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट परिवार ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हमारे पास मान लो प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, प्रोटॉन ने कहा कि चल मैं न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो वो न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हुआ तो एक आपका पॉजिट्रॉन, हम इसको नाम देते हैं, बट इसको बीटा प्लस पार्टिकल बोलेंगे हम अपने लिए, तो एक बीटा प्लस पार्टिकल वहाँ पे रिलीज हुआ और उसके बाद n/p का रेशो स्टेबिलिटी की तरफ हो गया। उसके बाद दोबारा होएगा दैट सेपरेट, हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे अब आपका Z-1 हो गया, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से कम हो गए, A आपका उतना ही रहा और ये आपका पॉजिट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन है। दूसरा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मदर नेचर में भी आपका अपहरण वाला जो काम है वो चलता है। इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक और फिनोमिना है और इसको हम के कैप्चर भी कहते हैं, के कैप्चर, ठीक है। यहाँ पे आपके इससे डिसाइड किया है इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाले फिनोमिना में कि ना तो हमारे घर से किसी को निकालेंगे, ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ऐसे कन्वर्ट होएगा, ना हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने क्या कहा, देखना बड़ा मज़ेदार है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, ये आपका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे दो, ठीक है। दोनों ने कहा कि भाई वो देख रहा है न्यू इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, कहते हाँ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इन्होंने अंदर खींच लिया, ठीक है। तो ये जो बेचारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था, उसको इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से खींचा, उसके बाद यहाँ से कहानी आई होगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई फुलफिल करने, वो सब कहानी ठीक है, पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लिया, उसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिले और एक न्यूट्रॉन बन गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो यहाँ पे आपके रिलीज हुए सेपरेट, ठीक है। ये आपका फिनोमिना है। तो इस केस में आपका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे, के कैप्चर करके। अगेन इसको के कैप्चर इसलिए देते हैं नाम, बिकॉज ये इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना, नियरेस्ट जो आपका ऑर्बिट है वो के ही है, उसी से पॉसिबल है। उसके ऊपर हर ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है, तो के कैप्चर ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका ये जो था x, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन वो किया, और इस बार आपका प्रोटॉन का नंबर जो है, प्रोटॉन आपका क्योंकि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो Z-1 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। और अगेन इसको ध्यान देना, यहाँ पे आपका x था, ये y बन गया, ये भी x y, ये डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। अब उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, वो सारी कहानी, न्यूक्लियस बदल गया है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो आगे पीछे हो जाएंगे, इट विल नॉट बी इन द सेम फैमिली एज पर से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद अगेन इस कर्व को देखेंगे, कभी इस पे ऊपर ऐसी चर्चा हो जाए तो यहाँ जो आपके बीटा माइनस हैं, ठीक है, डीके अगर कोई आपसे पूछने लगे तो बीटा माइनस वाला जो है वो यहाँ पे होएगा, उसके इरादे होंगे। बीटा माइनस डीके वो हैं जिनके आपके नंबर ऑफ, अगर इसको देखोगे तो आपका n है और ये p है, जिनके नंबर ऑफ n ज़्यादा हैं उनके इरादे होंगे बीटा माइनस करके स्टेबिलिटी कर्व में आना। तो आपका बीटा प्लस, अल्फा और के कैप्चर, वो सारे एलिमेंट यहाँ होंगे, उनकी टेंडेंसी यहाँ होगी अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाना, और वो यहाँ से वो यहाँ पहुँचना चाहेंगे स्टेबिलिटी कर्व में। तो अगर आपको ग्राफ देके पूछे कि ये वाला है तो उसकी टेंडेंसी बीटा माइनस है। यहाँ पे अगर है एडवांस में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी और प्लस कुछ और सवाल पूछ चुके हैं, तो इसको ध्यान देना कि बीटा माइनस टेंडेंसी यहाँ पे या बाकी टेंडेंसी यहाँ होगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ऑलराइट, नाउ ये लॉ ही कहता है, इसको ऐसे समझना कि any instance rate of decay of radioactive atom is proportional to the number of atom present at this instance। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे समझना। मैं जो अपने क्लास में एग्जांपल लेता हूँ कि इस वक्त आपकी जो रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, एक्टिविटी, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है,
ठीक है। इसको ऐसे समझोगे जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है जिसमें 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो या फिर उसी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं क्लास में नहीं हूँ, और उसी क्लास में मान लीजिए 150, 200, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई टीचर उस क्लास में नहीं है, तो जो क्या चल रहा है उस क्लास में, जो चौक इधर से उधर फेंक रहे होंगे, जो हल्ला मचा रहे होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं, वो कहलाती है आपकी एक्टिविटी। सेम यहाँ पे इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है, एक्टिविटी वर्ड जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इस वक्त कितने आपके न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव आपके एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो कितने प्रेजेंट हैं। तो ये हम कहते हैं कि dN/dt जो है ये आपकी एक्टिविटी है, वो इस बात के प्रोपोर्शनल होगी कि इस वक्त कितने एलिमेंट आपके वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और यहीं पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो ये आपकी dN/dt एक्टिविटी कहलाती है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, माइनस साइन हम उस तरफ ले गए, तो इस वक्त क्या एक्टिविटी है वो इस बात के प्रोपोर्शनल होगी कि आपके इस वक्त कितने एलिमेंट है। ना इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे dN में n नीचे ले आएंगे वगैरह वगैरह, तो आपका लॉग आ जाता है, e⁻ लगाएंगे। डिराइव तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, बट ये आपकी इस वक्त कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आज जब हमने t=0 पे चालू किया था उस टाइम पे कितने थे। तो अगर मान लीजिए पहले 1 करोड़ ऐसा एलिमेंट थे आपके और रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो इस वक्त कितने प्रेजेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे शुरू में कितने थे। वही अगर 1 लाख थे, 10 करोड़ थे, 100 करोड़ थे, उस पर डिपेंड करेगा। अभी कितने हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे कितने थे। ठीक है। n इज नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर टाइम t। तो ये n वो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जो आपके अनडिकेड है, जो अभी तक जिनका डीके नहीं हुआ है। और n0 जो है वो आपके इनिशियली जब भी आपने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया उस टाइम के ये n0 आपके एलिमेंट है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत बार सवाल सॉल्व होते हैं। dN/dt आपका रेट ऑफ डीके कहलाता है, इसको हम एक्टिविटी नाम भी देते हैं। लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट है, यही आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहलाता है या रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट भी कहलाता है। इसी को अलग अलग नामों से आपको सवालों में दिया होता है कि ये वाला ऐसे ऐसे हो रहा है और आपका डीके कांस्टेंट ये है, या फिर रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट ये है, या फिर कांस्टेंट आपका डीके मतलब ये नाम दिया होगा तो इसको नाम से पहचान लेना है, ये आपका लैम्डा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी में हम कहते हैं एक्टिविटी जो हमने डिफाइन की, इट इज़ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आपका काउंट रेट जो है ये एक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं। एक्टिविटी आपकी मैंने ऑलरेडी समझाया, ये आपका dN/dt होता है विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बताता है, ये सिर्फ वो करता है इंडिकेट कि कितने अभी पहले ज़्यादा थे अब कम हो रहे हैं। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि कम हो रहे हैं, उसका रेट आपका नेगेटिव है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो एक्टिविटी की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी A0, जो आपकी इनिशियल वो थे, मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज लैम्डा n0 आपकी इनिशियल एक्टिविटी हो गई और A0 ही हो जाएगा। ठीक है। इसी में अगर बात करें यहाँ पे हाफ लाइफ की, ना यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये है कि मान लीजिए अगर हमने 1 करोड़ एलिमेंट से चालू किया, कि जब भी हमने t=0 चालू किया 11 बजे आज थे, ठीक है, वो इस टाइम पे 1 करोड़ एलिमेंट थे। अब उनको 1 करोड़ से 50 लाख होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है। और ये हाफ लाइफ सिर्फ किसी से भी किसी हाफ उस पर जाने में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियली आपका n था, अब आपका n/2 हो गया है, वो जितने टाइम में हुआ उसको आप हाफ लाइफ कहते हैं। दिस हाउ वी डिफाइन हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को जो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है, ये ध्यान रखना, log टू द बेस e, log टू द बेस e 2 का लॉग ले रहे हैं डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आपकी हाफ लाइफ आ जाती है। हाफ लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो मान लीजिए पहले आपके n0 एलिमेंट थे, उसके बाद अगर देखेंगे n0/2 वो आपके 1 हाफ लाइफ में होगा, 2 हाफ लाइफ में n0/2 के भी हाफ हो जाएंगे, 3 हाफ लाइफ में n0/4 के हाफ हो जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल वाले के आपके बाय 8 हो जाएंगे। तो एवरी हाफ लाइफ दिस इज व्हाट हैपेंस कि अगर पहले n0 थे, नेक्स्ट हाफ उसमें n0/2 टू द पावर 1 फर्स्ट हाफ में, उसके बाद n0 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, और n आपकी हाफ लाइफ में 2 टू द पावर n, इस हिसाब से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे अनडिकेड। ठीक है, वो इसको आप n0 में से माइनस कर देंगे तो इतने डिके हो गए। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम जिसको हम कहते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। नाउ एवरेज लाइफ ऐसे समझना, जैसे हम कहते हैं इंडिया में इस वक्त जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, अगर हम इंडिया की पिछले 50 साल की हाफ लाइफ या नहीं सॉरी एवरेज लाइफ निकालने लगे, तो एवरेज लाइफ क्या होगी, पिछले 50 साल में जितने लोग यहाँ पे इस अपने इंडिया कंट्री में बॉर्न हुए हैं और जिनकी डेथ हुई है, हर किसी का नाम और उनकी एज हमने नोट की
कि हाँ कोई एक बंदा है जैसे मान लो 70 की एज में, 100 की एज में, 95 की एज में हुआ, कुछ लोग दे डाई यंग एज वेल, उन सबको हमने लोगों की एज ऐड की ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में किया हमने जितने नंबर ऑफ लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी है कि मीन लाइफ हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल द एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, इसको आप एवरेज लाइफ कहते हैं। परेशान होने की इससे जरूरत नहीं है, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं, तो उसकी वैल्यू 1/λ ही आ जाती है। तो आपकी मीन लाइफ होगी वो आपका रेसिप्रोकल हो गया आपके डीके कांस्टेंट का। नाउ यहाँ पे एक और चीज है, यूजुअली मेंस में इसके ऊपर पूछते नहीं, बट अगर पूछ ले तो मैं फिर भी इसको कवर कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड आपका सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। एडवांस में इसके ऊपर बात करते हैं, सक्सेसिव मेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव आपका इक्विलिब्रियम। ना हो ये रहा है कि ए नाम का आपका एलिमेंट है, तो ये जो ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका डीके हुआ, इससे डीके होने के बाद आपका बी बना, बी फिर फर्दर डीके होके आपका सी बना है, ठीक है। ए से डायरेक्ट सी नहीं बन रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ए से पहले आपका अल्फा हुआ हो, अल्फा के बाद आपने देखा अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई, चले एक काम करते हैं उसके बाद बीटा प्लस कर लेते हैं या के कैप्चर कर लेते हैं या कुछ और आपका वो हो सकता है। तो ये आपके कौन सा है हमें नहीं पता, बट हम यहाँ क्या कहते हैं कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, और यहाँ पे इसका आपका डीके कांस्टेंट λ1 है, इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ए जो आपका डिसइंटीग्रेट होएगा उससे बी बनेगा और बी से सी बनेगा, तो हम यहाँ कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है ए का, उसको आपने डिफाइन किया मान लो -λ1n1, ठीक है। ये आपका जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके थे मल्टीप्लाइड बाय λ1, ये आपकी इसकी एक्टिविटी आ गई। सिमिलरली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बीटा, बी जो है वो आपका λ2n2 आ गया, बी से जो सी बन रहा है वो आ गया। नाउ इस केस में अगर आप चाहते हैं पता करना कि बी का जो है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितने मौजूद हैं इस वक्त, तो ए से बी बना, बी से सी बना, तो अगर पूछा जाए कि इस वक्त कितने बी होंगे, बी उतने होंगे जो ए से बी बना माइनस बी से जो सी बन गया, उतने अमाउंट ऑफ बी होंगे आपके। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विल बी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए आपका λ1n1, उसमें से आप माइनस कर दें जो बी ऑलरेडी सी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उतने आपके बी मौजूद होंगे इस वक्त अगर कोई आपसे सवाल पूछे। एक और चीज यहाँ पे आती है विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे ए से बी बने तुरंत आपका बी से सी बन जाए, एक भी बी ना हो, तो ए से बी बना, बी से फटाफट सी बन गया, इफ दैट इज द केस, उस केस में हम कहेंगे इक्विलिब्रियम के रेट ऑफ डीके ऑफ आपका रेडियो एक्टिव λ1n1 जो है वही आपका λ2n2 के बराबर है। तो ए से जितने बी बने तुरंत आपके बी से सी बन गए, अगर ये आपका है तो आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। तो यानी कि या तो आपके पास ए होंगे या आपके पास सी होंगे, बी जैसे बना था तुरंत सी में कन्वर्ट हो गया, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, 4 वैल्यू है, 3 दी होगी, चौथी पूछी जाती है हमसे कि फॉर द केस ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रेशन इक्विलिब्रियम में ये कहानी है, और थोड़ा घुमा के नंबर देते हैं, बट इसको ध्यान रखना कि आपका λ1n1 λ2n2 इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलो, और इसी को अगर हम बाकी चीज़ों के ऊपर कंपेयर करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि λ1/λ2 इसको डिवाइड किया तो n2/n1, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, n2/n1 होना चाहिए, ये आ जाएगा। और क्योंकि आपका लैम्डा जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मीन लाइफ के, तो ये आपका τ2/τ1 आ जाएगा, और ये आपका t½ के भी प्रोपोर्शनल है, तो वो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी आपका, अगर कोई इस लैम्डा की बात करके एवरेज मीन लाइफ की बात करे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, है। चलो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, मेंस में 2020 में आपसे सवाल पूछा गया। सवाल है, इन अ रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटीरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम t इज 9/16। तो t टाइम के बाद आपका जो मटीरियल बचा, इनिशियली आपका मान लो n0 था, अब जो बचा t टाइम के बाद, और यह t हाफ टाइम नहीं है, ये हाफ टाइम होता तो हाफ बचता, इसको हम कह रहे हैं 9/16 है। फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2, तो आपका पहले मान लो इतना अमाउंट था, t टाइम के बाद 9/16 बचा, हम कहते हैं इस t टाइम के हाफ के बाद, ये हाफ टाइम नहीं है, t टाइम के हाफ के बाद कितना बचेगा हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है 3/4, 7/8, 4/5 या फिर 3/5। सिंपल सवाल है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, हम कहेंगे n विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, n विल बी इक्वल टू n will be equal to n0 e to the power minus lambda t, ये आपकी सिचुएशन हम यहाँ यूज करेंगे इक्वेशन। नाउ इस केस में हमें कह रहे हैं कि आपका t टाइम के बाद जो बचा वो आपका 9/16 था, सो वी कैन राइट दिस 9/16 n0 will be equal to n0 e to the power minus lambda t। n0 कैंसिल कर दें तो विच दिस इम्प्लाइज
आपका e टू द पावर माइनस लैम्डा टी जो है उसकी वैल्यू आ गई 9/16, ये आपकी e टू द पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू है। नाउ हमसे पूछा जा रहा है t/2 के बाद कितना होएगा। सो इसको अगर आप लिखेंगे n जो हमें पता करना है दैट विल बी इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t/2, ये हमें बताना है। नाउ इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी टू दी पावर हाफ। इसको t को हम t/2 जो था उसका हाफ ले गए। नाउ e टू दी पावर लैम्डा की वैल्यू अपने को पता है 9/16, इसको अगर हम यहाँ प्लग इन कर दें तो ये हो जाएगा आपका n नॉट 9/16 की पावर हाफ, यानी कि 9/16 का आपने अंडर रूट लेना है। सो फाइनल आंसर आ गया अपना, दैट मीन्स n जो है विल बी इक्वल टू 9/16 का अंडर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 9/16 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4। So that will be equal to 3/4, which means आपका ऑप्शन 1 that would be the right answer। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। सवाल इसके यूजुअली आसान आते हैं। अलराइट, चलो इसके बाद डिस्कशन करते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। मेंस ओनली टॉपिक है, इस पे मेंस के एग्जाम में आपके सेमीकंडक्टर या फिर लॉजिक गेट में से एक सवाल आ जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपका सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, इसको सेमीकंडक्टर बिहेवियर हम अलग अलग 3 थ्योरीज हैं उनसे समझाते हैं। आपका जो हमारे सिलेबस में या जिसको हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। फ्री बाकी थ्योरीज के बारे में चलो नहीं बात करते अभी। तो ये आपकी सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर जब हम समझाते हैं तो इसका ऐसे देखना है कि जो आपका बैंड स्ट्रक्चर है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ रहते हैं आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जो आपका आखिरी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, सो दिस इज वेयर दे रिजाइड, कि आपका कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हल्का सा भी उन्हें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिले या हल्की सी भी एनर्जी मिले तो वो आपके फटाफट आपके कंडक्शन के लिए तैयार होते हैं। वो यहाँ से वहाँ तक आपके कंडक्टर्स में भागने को तैयार होते हैं एनर्जी लेके, सो दैट आपके कंडक्टर में आपका सर्कुलेशन आपके करंट का स्टार्ट हो जाए। इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको आप जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उस वजह से आपका यहाँ पे जो आपका एनर्जी गैप है वो वेरी लार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। और इस वजह से आपके इंसुलेटर जो है एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर जो है यहाँ पे, तो आपके जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ऑन द अदर हैंड साइड सेमीकंडक्टर्स आपके वहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो बहुत छोटा सा गैप है। हल्की सी भी एनर्जी देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और दे आर नाउ रेडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि ये आपको स्पेशली ये 2 डेटा आपको ध्यान रखने हैं जहाँ पे हम कहते हैं जीई और एसए जो है आपके 2 एलिमेंट हैं। सिलिकॉन, इसका जो आपका इसका जो गैप है 1.1 और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कई बार डेटा का इस्तेमाल कर लेते हैं सवाल में, तो इसको ध्यान रखना, ये आपका एनर्जी गैप है जिसको अगर आपने प्रोवाइड कर दिया। और कई बार तो ऐसा होता है, इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपका ये एनर्जी गैप आपका डिफाइंड है 0 केल्विन के लेवल पे, ठीक है, जिसको हम फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं। और रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, एसटीपी पे एनटीपी पे जब हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो वहीं पे आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतना थर्मल एजिटेशन मिल जाता है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि दे आर नाउ विलिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉट ऑल कंडक्टर के लेवल पे तो नहीं पहुंचते हैं, पर यहाँ पे आपके दे आर विलिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपको कंडक्शन के लिए मिल जाते हैं। करंट कैरियर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में आपके करंट कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ये आपके करंट कैरियर है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट होल्स, हम कहते हैं होल्स जो हैं। नाउ इसके बाद बात करते हैं आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं आपके जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है। जैसे अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो 100% प्योर सिलिका ही है, उसको आप कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या आपके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो मौजूद होते हैं उसके, और वो कोवलेंट बॉन्ड आपस में सिलिकॉन बना के रखते हैं। तो ये आपका अगर एक सिलिकॉन है तो उसका सिलिकॉन का आपस में दूसरा सिलिकॉन है, ये एक और सिलिकॉन है, तो इनके 4 उससे कोवलेंट बॉन्ड बना के दे एग्जिस्ट लाइक दिस। ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, तो दिस इज हाउ दे एग्जिस्ट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर्स। और आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड है, तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन था ये भाग के वैलेंस बैंड से आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है। अब इस जगह पे यहाँ पे एक चीज क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं आपका होल्स। और होल्स को समझना है, यहाँ पे होल से हमारा मतलब ये है
कि वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है, मान लो जो आपने यहाँ डिफरेंस लगाया और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इधर भाग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है मतलब करंट इधर है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका इस तरह भागेगा, ये आपका करंट उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपका Ni और NH जो है, तो अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में है, करंट आई, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है बिकॉज उसका चार्ज नेगेटिव होता है अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ से फिर आगे जंप करेगा। तो करंट के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये भी और ये भी, दोनों की वजह से आपका करंट आएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लाइटली हायर है आपके होल से, फॉर द सिंपल रीजन कि इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये वो भागेगा, ये फ्री है मूव करने के लिए। तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले तो ध्यान रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है आपके इससे ना। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं जिसमें आपने हल्की सी इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि 1 करोड़ एलिमेंट थे, उसमें आपने एक एलिमेंट आपने इम्प्योरिटी डाल दी। तो दो तरह की हम यहाँ इम्प्योरिटी डालते हैं। ऑलराइट, इम्प्योरिटी, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। स्मॉल अमाउंट आपने वहाँ पे मिक्स कर दिया, इस पूरे प्रोसेस को आप डोपिंग भी कहते हैं कि आपने हल्का सा उसको डोप कर दिया है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे मास एक्शन लॉ है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, कभी कभी इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं NE मल्टीप्लाइड बाय NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। नाउ NI जो है ये आपका, हम यहाँ कहते हैं NI इज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इन प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके NI जो है वो आपकी शुरू में जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें आपकी नंबर ऑफ होल से इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, उसकी डेंसिटी जो है आपके नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो अगर Ni है, तो अब आपने उसको एक्सट्रिंसिक को डोप किया है, उसमें नंबर ऑफ होल्स आपके दो तरह के होंगे, P टाइप और N टाइप, अभी बात करते हैं। तो जो भी आपने डोपिंग की है उसके हिसाब से Ne और NH का जो रेशो आएगा वो Ni के बराबर ही होगा। अगेन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, आपने इतना नहीं डाल दिया उसके अंदर, मान लो इतना एल्यूमिनियम डाल दिया कि वो कंडक्टर ही बन गया, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम डालते 1 करोड़ में एक इम्प्योरिटी, तो 1 करोड़ आपके सिलिकॉन के एटम ने उनके बीच में एक इम्प्योरिटी डाल दी, 2 डाल दी, इस रेशो में हम अपनी इम्प्योरिटी डाल के रखते हैं। तो वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली हमने नोटिस किया, इसका प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हमने नोटिस किया है कि इसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं, कि ये आपका वहाँ वैलिड होता है कि Ne और NH का जो रेशो आएगा वो ओरिजिनल जो उसका Ni था उसके स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब हम यहाँ पे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, एक को आप कहते हैं N टाइप, दूसरे को आप कहते हैं P टाइप। अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी है ना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होती है जिनके 5 एलिमेंट हुज एटम्स है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके आउटर शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही चाहिए, उसके 5 फालतू पड़े हुए हैं, तो 4 से तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, 5वां क्या करेगा, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। नाउ दैट इज फ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जो कंडक्शन आपका इसमें बढ़ा देगा सेमीकंडक्टर्स में। और यहाँ पे आपके जो मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बिकॉज पहले प्योर में तो दोनों बराबर थे, होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, पर क्योंकि हमने यहाँ पेंटावेलेंट डाला है जिसके 5 वैलेंस है, 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 5वां खाली है, तो इलेक्ट्रॉन आपके एक्स्ट्रा हो गए, तो दे बिकम मेजॉरिटी कैरियर, आपके यहाँ पे करंट के बन जाते हैं, माइनॉरिटी करंट होल्स हो गया। ना एक चीज और यहाँ ध्यान देना, जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करंट की, तो यूजुअली टिपिकली ऐसा रेंज होती है कि मेजॉरिटी करंट जो आएगा वो आपका मिली एम्पेयर में होता है और माइनॉरिटी करंट आपका माइक्रो एम्पेयर में होगा। तो ये इस तरह का रेशो रहता है आपका, ठीक है। अगेन डिपेंड करेगा, जैसे आपके जितने भी ये हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हुए हैं, जैसे रिमोट हो गया, या टीवी का रिमोट, या AC का रिमोट, या फिर ये आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इन सब में जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हम तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, पर जब इंजीनियरिंग करेंगे तो इसके और डिटेल में जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेजॉरिटी कैरियर जो आएंगे, जो उसमें करंट के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसको ऐसे देखना, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा करंट एम्पेयर में या फिर 100 या 200 एम्पेयर भी जा सकता है, ज़्यादा हो गया, बट एम्पेयर में करंट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन में करंट जो बह रहा है 1.5 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 5 वोल्ट की तो बैटरी लगती है। अगर आप इस रिमोट को देखोगे तो एक 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 1.5 वोल्ट की बैटरी से जब ये चलेगा तो करंट कितना आएगा, वो मिली एम्पेयर में ही करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ़र्क है, करंट व एम्पेयर्स में या मिली एम्पेयर्स में। तो यहाँ आपका मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन से, माइनॉरिटी कैरियर्स आपका होल से, जिनकी वजह से करंट आपका माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो उसमें आएगा, ठीक है।
यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि Ni जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी या आपके NH से, और आपका करंट जो है IE की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से कहीं ज़्यादा होएगा आपके होल से करंट की वजह से। कंडक्टिविटी है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, कभी कभी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम कि कंडक्टिविटी जो होगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू Ni मल्टीप्लाइड बाय म्यू इंटू ई, म्यू आपका मोबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने की, हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं उसके बाद वो वाले आपके इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज बोलते हैं इनको, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बॉन्डिंग करने के लिए आपको 4 चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 आपकी सिलिकॉन फैमिली है, जी फैमिली है, 4 वो चाहिए, अपने पास है ही 3। तो एक आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया साथ लेके आओ, एक रीजन वो लेके आओ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, तो इस केस में आपके नंबर ऑफ होल्स बहुत बढ़ जाते हैं, वो आपके मेजॉरिटी करियर हो जाते हैं, माइनॉरिटी करियर आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे आपका करंट जो है डेंसिटी क्योंकि H की बहुत ज़्यादा है I से, तो करंट आपका होल्स की वजह से कहीं ज़्यादा होएगा। अगेन ये मिली एम्पेयर में होएगा या आपका माइक्रो एम्पेयर में होएगा। कंडक्टिविटी फिर इसकी हम कैलकुलेट करते हैं NH मल्टीप्लाइड बाय म्यू H और E से, ये आपकी कंडक्टिविटी आएगी। नाउ यहीं पे अगर पीएन जंक्शन की क्विकली बात करें तो पीएन जंक्शन होता है कि हमने एक पी टाइप बनाया, बड़ा मजा आया, एन टाइप बनाया, बड़ा मजा आया कि हाँ भाई इसमें तो आपने करंट वो करके देखा। उसके बाद हमने पी और एन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पी और एन को एक साथ ज्वाइन जब किया, पी और एन को एक साथ ज्वाइन नहीं करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि आपने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल में सिलिका है, यहाँ पे आपने पी टाइप और यहाँ पे आपने एन टाइप बनाना है, तो यहाँ पे आपने एक इम्प्योरिटी ऐड की, यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड की, सो उनका जो रीजन आएगा इसको आप ये रीजन जो इसका इंटरसेक्शन वाला रीजन होएगा, ठीक है, उस रीजन को अपने आप यहाँ पे आपकी एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर क्यों बनी, मैं आपको क्विकली ये फिनोमेना समझाता हूँ, कई बार लोग इस पर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि डिप्लीशन लेयर क्यों बनी। नाउ इसको ऐसे देखना है, जो आपका पी वाला एरिया था जहाँ पे आपने पेंटावेलेंट, एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको, पी ये जो आपका एक्सट्रिंसिक था जहाँ पे पी टाइप था, वहाँ पे आपने ट्राइवेलेंट वो डाला हुआ था, इस ट्राइवेलेंट में आपका होल्स एक्स्ट्रा थे, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन वाले होल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया थे। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, क्यों, आपने यहाँ पे पी टाइप वो आपका पेंटावेलेंट वो डाला था एन टाइप में, वो थे, तो इनका जो रीजन है वहां पे, यहाँ इस रीजन में दोनों ने कहा यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे होल्स हैं आपके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहानी ठीक है, पर जो इनका रीजन है जहाँ पे इनकी दोनों की सरहदें मैच कर रही हैं, वहां पे उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, कहता मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा है, चाहिए क्या, कहता दे दे। उसने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, और इसकी बैलेंसी जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया थी उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उस वजह से यहाँ पे एक आपकी अपोजिट बैटरी बन जाती है, इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे आपका एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि वहां पे आपका अपोजिट उसका पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलराइट पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ना इसके अगर हम डायग्राम देखेंगे तो अगर आप देखोगे जैसे मान लो पोटेंशियल की बात करूं, तो अगर मैंने पोटेंशियल को सेंटर वाले को पॉइंट को 0 कहा हुआ है, तो यहाँ पे आपके रीजन में पोटेंशियल थोड़ा सा वो करेगा, और ये आपका माइनस में रहेगा, ये वो आपका प्लस में रहेगा, और यहाँ पे आपका सेंटर पे 0 है, तो आपका इसका पोटेंशियल प्लस है, इसका पोटेंशियल माइनस रहेगा। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे डिस्टेंस के साथ, तो आपकी ऐसे ऐसे वेरी करती है, ये ग्राफ थोड़े से ध्यान रखना, राइट, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर होता है। अच्छा, ये डेटा आपने ध्यान रखना है कि ये G के लिए ये पोटेंशियल बैरियर है और SI के लिए ये पोटेंशियल बैरियर है, कई बार सवालों में इसकी जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली ये वाला ध्यान रखना, सिलिका बेस हम वो बनाते हैं, तो अगर तुम कह रहे हैं आइडियल डायोड है तो ये दोनों का वैल्यू 0 होगी आपकी, बट अगर हम आइडियल डायोड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो मेंस के और एडवांस के कुछ सवालों में ऐसा था जहाँ पे हमने आइडियल वर्ड यूज नहीं किया था, और वहाँ पे एक्चुअली पता चला कि भाई ये भी यूज करना था, वहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा था क्योंकि आइडियल वर्ड यूज नहीं किया था, तो आपको इस रिजल्ट के बेसिस पे पोटेंशियल का ध्यान रख के काम करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, ये आपका डायोड का सिंबल है, इस डायोड को हमने एक पॉजिटिव ऐसे करके आपका वो लगाया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायसिंग आपने ऐसे की है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं तो उस केस में आपकी डिप्लीशन लेयर है वो आपकी पतली, उसकी डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, पतली होने लगती है, और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड टिपिकली, अगेन जबरदस्ती नहीं है बट टिपिकली 10 से 25 ओम के बीच का रेजिस्टेंस आपका डायोड ऑफर करता है, और उसके बाद आपका करंट जो है, जो ये बैटरी आपने यहाँ लगाई है फॉरवर्ड बायसिंग, अगर इसकी वैल्यू मान लो सिलिका बेस्ड है तो 0.7 से ज्यादा है तो करंट आपका आई ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा,
उससे कम है तो ये आपका करंट फ्लो नहीं करने देगा, वो कहेगा भाई ऐसे कैसे है, ठीक है, क्यों, अभी वो आपका पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं किया आपने। और यही आपका इस ग्राफ में देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ पे नी वोल्टेज भी नाम देते हैं। पता नहीं जिस भी साइंटिस्ट ने या इंजीनियर ने शुरू में बनाया होगा उसे समाव ऐसा लगा है, ये मुड़ा हुआ जैसे ऐसे घुटना होता है, आप ऐसे घुटने वो करके बैठे हैं, तो समाव समबडी थॉट के दिस इज अ नी, तो इसको हमने यहाँ पे नी वोल्टेज नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपका ये ग्राफ बनता है, फॉरवर्ड बायसिंग में इतना करंट आता है और इसमें डिप्लेशन लेयर आपकी कम हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस अपोजिट द पोटेंशियल बैरियर, और V अगर आपका VB से ज़्यादा है, करंट इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। तो अगर आपका पोटेंशियल 0.7 या 0.3 जो भी आपका डेटा था उससे ज़्यादा पोटेंशियल लगा है तो करंट आपका यहाँ फ्लो करने लगता है। ना उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। इस बार हमने क्या किया, उल्टा लगाया। तो ये आपका डायोड था और इस डायोड के ऊपर आपने इस बार बैटरी ऐसे लगाई है, ठीक है, ऑफकोर्स रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, आपने इस बार बैटरी ऐसे लगाई है। तो डायोड जो है वो आपका आइडियल डायोड जो है दैट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट रेजिस्टेंस, आपका आइडियल रेजिस्टेंस ही काम करता है कि तरह काम करता है कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, ठीक है, दैट इज माय आइडियल वो है। तो कंडक्टर के साथ पंगा ये है कि हम कंडक्टर की बजाय सेमीकंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। तो कंडक्टर के साथ ये था कि आप करंट, आप बैटरी ऐसे लगाओगे तो करंट ऐसे जाएगा एक सर्टेन रेजिस्टेंस, बैटरी उल्टी कर दोगे करंट ऐसे जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का ये फायदा है कि आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरा जो करंट है, अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायसिंग में सब कुछ जाने देगा, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो वो, जैसे लगाओगे पूरा 100% करंट फ्लो कर रहा है। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं फ्लो करने देगा, तो बहुत बढ़िया स्विच का काम करता है। प्रैक्टिकल डायोड की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल डायोड में एक तो नी वोल्टेज वाला हमने देखा कि भाई 0.7 या 0.3 से ज़्यादा तो वोल्टेज देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं रिवर्स बायसिंग अगर आपने किया है तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब ये कि उसके बाद वहां तक तो संभाल लेगा। डिप्लेशन लेयर है, जैसे आप इसको लगाते हैं डिप्लेशन लेयर आपकी इंक्रीज होती जाती है, एक लेवल तो आपको वो उसको रोकेगा, उसके बाद कहेगा उसका बांध टूट जाएगा, इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और उसके बाद वो कहता है कि जाओ सारा करंट बहाओ, उसके बाद आपका एक ग्राफ ऐसे बन जाता है। इसी का अगर दोनों को मिला के ग्राफ देखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का ऐसे ग्राफ बनता है और रिवर्स बायसिंग का ऐसे ग्राफ बनता है। ये आपने लगाया हुआ है V और ये आपका आया करंट, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप कंडक्टर्स में देखेंगे तो कंडक्टर्स में V इज इक्वल टू आई आर ऐसे आता है, आप V बढ़ाए जाएं और आपका करंट बढ़े जाएगा, स्लोप जो है आपका वो आपको रेजिस्टेंस देगा, V इज इक्वल टू आई आर, स्लोप फिक्स्ड है, ठीक है। अप टू बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या बहुत ज़्यादा वैल्यूज उसमें नहीं जा रहे हैं तो आपका वो स्लोप जो है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे आपका स्लोप जो है करंट एकदम से जैसे आप उस V को वो करोगे, इट विल अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो, और एक सर्टेन लेवल तक तो उसे रोकेगा। तो रिवर्स बायसिंग इसको वो करती है। अच्छा, जहाँ पे वर्ड हम यूज करते हैं ना ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपका डायोड जल गया, बदबू मार रहा है या धुएं निकल गए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसी चीज को हम अपने स्विचेस में, अपने इन्वर्टर्स में और सर्किट्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक्चुअली अच्छी चीज है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो फिर इंजीनियरिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो उसके बारे में अभी ज्यादा यहाँ पे डिटेल में मेंस में बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं रिवर्स बायस सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी करंट, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, आपका मेंस का सवाल है, पिछले साल आपसे पूछा गया सवाल। कहते हैं व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट हैज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, तो उसके अक्रॉस आपका वोल्टेज 0.5 आता है। द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पेयर, तो डायोड से या फिर उस सर्किट में जो आप करंट फ्लो कर सकते हैं उसकी सेफ लिमिट दी हुई है आपकी 10 मिली एम्पेयर। इफ बैटरी ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, अगर आपने 1.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड सो दैट द करंट डज नॉट एक्सीड, आपकी सेफ लिमिट है उसकी वैल्यू क्या होगी ना। सिंपल सवाल है, ऐसे देखना सर्किट अपना ये बना हुआ है कि आपका डायोड, और उस डायोड के बाद आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पे आपने एक बैटरी ऐसे लगा रखी है ना। डायोड के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका 0.5 वोल्ट है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। बैटरी अपने 1.5 वोल्ट की लगी है और ये आपका रेजिस्टेंस R है। हम चाहते हैं इसमें जो करंट आई हो उसकी वैल्यू 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ना हो। अगर 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा हो गई तो धुएं निकल आएंगे और आपका धमाके हो जाएंगे, इट कुड हैपन समथिंग लाइक दैट। तो हम चाहते हैं 10 मिली एम्पेयर से सिंपल उसकी वैल्यू हो। तो सिंपल सा सिनेरियो है, इस केस में अगर आप किरचॉफ लॉ लगा लेंगे तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, देखो आई पता है अपने को, आर बताना है और ये बाकी दोनों पता है, तो हम लिख सकते हैं 1.5 माइनस 0.5 माइनस आई आर शुड बी इक्वल टू 0। आई की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर अपने को पता है, इसको उधर ले जाएं तो इसका मतलब है आर विल बी इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय आई, आई की वैल्यू दे रखी है 10 मिली एम्पेयर, ठीक है।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे नीचे आप बनेगा 10⁻², ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो 100 ओम, ये आपका ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं आपके लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स में हम सबसे पहले करते हैं और गेट और एंड गेट को, मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो और गेट आपका वो गेट है जहाँ पे हम ये कहते हैं अब सेमीकंडक्टर जो हमने बनाए, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हमने लॉजिकल गेट्स बनाए जिसको हम सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और गेट है आपका, और गेट ये कहता है कि दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है, a प्लस बी आपको इसका रिजल्ट यूज करते हैं, तो a प्लस बी अगेन यहाँ बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है आपका, तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों में से अगर कोई भी आपका एक है या 1 है तो उस केस में आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 0 हैं उसी केस में आपका आउटपुट 0 रहेगा, बट अगर दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कहीं पे भी आपकी बिजली आ रही है तो वहां बल्ब जल जाएगा। दिस व्हाट वी से। एंड गेट है आपका, एंड गेट ये कहता है कि जब तक दोनों पे बिजली नहीं आएगी, जब तक दोनों सिग्नल आपके हाई नहीं होंगे, जब तक दोनों 1 नहीं होंगे, आउटपुट आपका 1 नहीं होएगा। इसको आप ए डॉट भी लिखते हैं और ये एक्चुअली दो चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दो चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी 0 है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ये आपका हो जाता है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो एंड गेट के ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 1 0, इन सब में आपका आउटपुट 0 रहेगा। जब दोनों 1 है तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। उस वाले केस में दोनों में से कोई भी एक 1 था, ये 1 है, ये 1 है, या दोनों 1 है, तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। जब दोनों 0 हैं तभी आपका 0 होएगा। ठीक है, इसको, इन दोनों गेट्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके दो और गेट हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका नॉट गेट और नैंड गेट। नॉट गेट है कि आपका उल्टे काम करता है, ये पुट्ठे काम। तो जो भी इनपुट है 0 अगर है 1 कर देगा, 1 है तो उसको 0 कर देगा। सर्किट में हम इसको बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। आपका लॉजिकल इसका सिंबल ये होता है और आपका इसको हम डिफाइन करते हैं ए बार। ठीक है, ए अगर आपका सिंबल है तो ए बार क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। ये आपका ए बार हो गया। नैंड गेट आपका वो है जहां पे हम ये कहते हैं कि आपने एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया। एंड गेट के आगे नॉट लगाने से हमारा ये हुआ कि एंड गेट का जो अपना वो था, एंड गेट की कहानी ये थी कि जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक आपका फाइनल आउटपुट 1 नहीं होएगा। उसके आगे आपने अगर नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि दोनों जब 1 होंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका दोनों 1 है, ठीक है, तो उस केस में एंड गेट तो आपका 1 देगा और नैंड गेट आपका 0 दे देगा। ये 1 कब होएगा कि ये जब या तो दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो, तब आपका इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। तो इन सर्किट्स को इस्तेमाल करके बहुत सारी कहानी करते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना आप। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ईएम वेव्स। मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपका ईएम वेव्स से पक्का पूछा जाता है। तो ईएम वेव्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस है जिनको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 4 इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू गॉस लॉ। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ा था कि हमने कहा था जो फ्लक्स है आपका ई डॉट डी एस, उसकी वैल्यू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के बराबर होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा बी डॉट डी एस, ये आपका फ्लक्स मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। बी डॉट डी एस उसकी बात की थी। फिर एम्पियर सर्किट का लॉ था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डी बी बाई डी फाइव बाई डी टी। और उसके बाद हमने बी डॉट डी एल किया, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था जिसको हमने कहा म्यू नॉट, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स जिनके ऊपर अपने सवाल बनते हैं वो है आपका सबसे पहले तो ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है, ईएम वेव्स की स्पीड को हम कहते हैं सी, और उसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं, इसको ध्यान देना, हम ये कहते हैं सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी डेफिनेशन है। मेंस में कई बार इस पे डायरेक्ट आपसे, जैसे मेंस में एक बार सवाल पूछा था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी या इसके डायमेंशंस क्या होंगे, ये पूछा था। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अगर देखोगे तो इसको लेके जाओ, स्क्वायर करो, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर। अब 1 बाय सी स्क्वायर के आप यूनिट या फिर इसके डायमेंशन आप बता ही सकते हैं। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने रे ऑप्टिक्स के टाइम में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बताता हूँ, वो है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके बीच की रिश्तेदारी। हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दिस इज डिफाइंड एज सी डिवाइडेड बाय एन, और एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ना यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लिखोगे ये, तो आप इसको भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, अगर यहाँ लिखोगे किसी मटेरियल के लिए तो आप लिखोगे म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी वैल्यू होगी, ये आपका परमिटिविटी और परमेबिलिटी है उस मटेरियल की जिस मटेरियल में आपकी लाइट इस वक्त ट्रैवल कर रही है। ना 1 बाय म्यू नॉट और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को आप इसको लिख सकते हो c डिवाइडेड बाय, ये बन गया आपका म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये आपका वैल्यू बन गई ना। नोटिस करना इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी।
ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल मेंस में एक बार पूछा जा चुका है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, उस वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 81 दे रखा है और साथ के साथ आपको उसका परमिटिविटी 81 दिया हुआ है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे दिया है और आपको पूछा है कि उसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी बताओ कितना होगा। ध्यान रखना ये दिया हुआ है, इसका अंडर रूट करोगे 9 आएगा, 2 दिया है, स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे तो आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी और परमेबिलिटी के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच की रिश्तेदारी है। ध्यान रखना, इसको मुश्किल काम नहीं है, पर नहीं पता हो तो एग्जाम हॉल में कर नहीं पाते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपकी, उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट से, दोनों फील्ड एक साथ चलती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव ऐसे ऐसे करती हुई आपकी फील्ड ऐसे जाती है। तो अगर आपकी डायरेक्शन में अगर ईएम वेव्स आ रही हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव दोनों एक साथ ऐसे हाई होती है, दोनों एक साथ ऐसे होंगी, 90 के एंगल पे हमेशा रहती है। तो फील्ड ऐसे आ रही है और ये ऐसे ऐसे वेव जाएगी आपकी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे डेंसिटी हमें कहते हैं इक्वली डिवाइड होती है आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसको आप हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर लिखते हैं। एमईसी के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिखते हैं। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, तो आप इनको इक्वेट कर देते हैं। कुछ सवालों में आपसे यही पूछा हुआ है। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल करें, आप लिखें ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट को डिवाइड करेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय बी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अगेन इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू सी। तो ई नॉट बाय बी नॉट का रेशो आपके सी के बराबर होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है और मैग्नेटिक फील्ड की है, उसकी वैल्यू आपका दोनों का अगर रेशो लोगे, उसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, ये रिलेशन भी कई बार सवालों में डायरेक्ट यूज होता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर की। हम ये कहते हैं ईएम वेव्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, हम ये डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम डिफाइन कहते हैं आपके पॉइंटिंग वेक्टर से। यूनिट इसकी हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी। और म्यू नॉट को अगर सी के टर्म में लिखो, एफ नॉट की टर्म में दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ई क्रॉस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, राइट, यहाँ पे क्योंकि दोनों ई क्रॉस बी की जब बात करेंगे, क्योंकि ई और बी दोनों आपके 90 के एंगल पे वो जाते हैं, या ऐसे और ऐसे वो कर रहे हैं, उस केस में ये आपकी क्रॉस बी वाला जो साइन थीटा आएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज साइन आपका 90 का 1 होता है। तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय ई बी या फिर ई स्क्वायर बाय ये वाली वैल्यू हो जाती है। एवरेज वैल्यू आपको इससे मिलेगी इसकी, और डायरेक्शन ऑफ इसको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो है। पिछले साल मेंस में एक सवाल आया था जो इसी बात पे सॉल्व हो रहा था। डायरेक्शन ऑफ इसकी वेक्टर जो है वो आपको ई क्रॉस बी से आपको आपकी वेव की डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर आपको राइट हैंड थंब रूल आता ही होगा, ये मान लो ई की डायरेक्शन है और ये मान लो आपकी बी की डायरेक्शन है, तो ई क्रॉस बी जब आप करेंगे राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो ये डायरेक्शन आपकी वेव की डायरेक्शन आई। तो वेव अगर इधर जा रही है तो ये ई है और ये बी है, तो ऐसे ऐसे करते हुए आपकी वेव तो इधर जा रही है, ये ई है और बी है, उनका राइट थंब रूल लगा के जब आप वो करेंगे तो आपको सी की या वेव की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ना जो आपकी लाइट ट्रैवल करती है उसका एक बहुत ही टीनी टाइनी सा छोटा सा पोर्शन ही हमें विजुअलाइज होता है या वो दिखता है। उसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है जो पूरी लाइट आपकी स्पेक्ट्रम शो करती है। ठीक है, तो अगर हम ईएम स्पेक्ट्रम की बात करें तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, और ये आपको 4-5 चैप्टर्स में काम आता है, ध्यान रखना। रे ऑप्टिक्स में भी काम आता है, वेव ऑप्टिक्स के सवालों में भी ज़रूरत पड़ जाती है, ईएम वेव में तो है ही, और हीट के सवाल हीट में भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। क्या जब आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करते हैं कि आपका रेडिएशन निकल रहे हैं तो कौन सी रेंज में आएंगे, इस तरह की बातें पूछते हैं, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से ध्यान देना। इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक रेडियो लिया, उस रेडियो को आपने माइक्रोवेव में डाल दिया। ठीक है, माइक्रोवेव में डालेंगे तो वो उसके बाद आपका रेड हॉट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें विबग्योर से पता है या रॉय जी विब से पता है, रेड के बाद आपका वॉलेट आएगा ना। रेड से पहले आप यहाँ लिख दो, फिर इंफ्रारेड, इसको भी याद करने की टेक्निक है बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक्रोवेव और ये रेडियो और रेड अगर आपने ध्यान रख लिया तो बाकी चीज़ें देन यू कैन प्लेस। इंफ्रारेड से पहले आपका रेड आएगा, वॉलेट के रेड से पहले आपका इंफ्रारेड आएगा, वॉलेट के बाद आपका अल्ट्रा वॉलेट, और उसके बाद आप एक्सरे लिखेंगे, फिर आपकी गामा रेज आती हैं, फिर आपकी कॉस्मिक रेज आती हैं। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं स्पेक्ट्रम में ऐसे,
तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपकी जो वेव है या जो आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी क्योंकि आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपकी फिक्स्ड है, उस वजह से हम कहते हैं कि आपकी लैम्डा कम होती है। नाउ लैम्डा आपकी कम होएगी, इस वजह से आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन एनर्जी को हम लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्योंकि एच सी बाय लैम्डा लिखी गई, इस वजह से यहाँ पे क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एच सी बाय लैम्डा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होएगी। इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सरे है, एक्सरे में ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब लोगों को कैंसर हो जाता है तो इंटरनली आपके कैंसर का वायरस जो ऑर्गन को खा रहा है, उसको ख़राब कर रहा है। हम उस ऑर्गन को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि उस एरिया को निकाल के, कई बार ये भी करते हैं आपकी थेरेपी में, बट कई बार ये आपका पॉसिबल नहीं होता कि उस एरिया को पूरा निकाल नहीं सकते। डर ये है कि वो आपका ब्लड में पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हार्ड एक्सरे जो होती हैं, एक्सरे भी आपकी दो आती हैं, एक आपकी सॉफ्ट एक्सरे और एक हार्ड रे। सॉफ्ट एक्सरे तो जब हाथ में मान लो फ्रैक्चर हो जाए उस टाइम पे एक्सरे मशीन में हम एक्सरे करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे। उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी लैम्डा ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होती है। उसके बाद आपकी हार्ड एक्सरे आती है। तो कीमोथेरेपी इज़ दिस कि आप उसको जो आपकी रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी तो आपकी दवाइयों वाली होती है, रेडिएशन थेरेपी जो होती है उसमें पेशेंट को लेटा के टारगेट करके उस एरिया में इतनी ज़्यादा हम हार्ड एक्सरे देते हैं कि वो एरिया एक्चुअली बर्न हो जाता है। तो उस एरिया में ऑफकोर्स कुछ हेल्दी सेल भी मरते हैं, बट वहाँ पे जहाँ पे वायरस ने सबसे ज़्यादा अटैक कर रखा है उस पूरे एरिया को हम इतना जला देते हैं इंटरनली कि वो सारी चीज़ें बर्न हो जाती हैं। तो ये सारी बातें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि हार्ड एक्सरे है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी का आपको ध्यान रहेगा। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा भी आपको ध्यान रह जाएंगी। सो वट एवर वर्क्स, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम ये कहते हैं टिपिकली कि आपकी जो विजुअल विबग्योर जो है, जो हमें दिखता है वहाँ पे, उसकी टिपिकली रेंज हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली वो 3800 और 7600 होती है, बट हम अपनी कैलकुलेशन में, अपने सवालों में इजी कैलकुलेशन के लिए 4000 से 8000 उसको मान लेते हैं। या 4000 से 8000 अगर आपकी वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम, तो उस केस में क्योंकि लैम्डा यहाँ से यहाँ कम हो रही है, इस वजह से इसको ध्यान रखना कि आपकी जो रेड होती है उसकी जो रेंज होएगी दैट विल बी 8000 एंगस्ट्रॉम इन दिस रेंज। वॉयलेट जो होगी उसकी रेंज हम 4000 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। एक्चुअली 7800 730 वो सारी कहानी ठीक है, बट 8 से 4 के बीच में आप इसको इजी कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं। उसके बाद आपका अल्ट्रा वॉयलेट आता है। एक्सरे की जब हम बात करते हैं तो आपका जो आपकी सॉफ्ट एक्सरे होती है वो तो 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और जो आपकी हार्ड एक्सरे होगी वो आपकी 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वैल्यू होती है। इसलिए इसकी एनर्जी जो है आपकी सॉफ्ट एक्सरे से 100 गुना ज़्यादा होती है, बिकॉज लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये वैल्यूज़, आपको डेटा याद होना चाहिए। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन सेज 2020 में आपसे मेंस के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन सेज इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय के एंड 2i माइनस 2j। यह आपकी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे मैं दिया हुआ है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही हैं रेस्पेक्टिवली। सवाल है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ये ई है, ये बी है, और जो वेव है उसकी हमें डायरेक्शन बतानी क्या होएगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव जो है सी कैप। अच्छा, सबसे पहले तो अपने को एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना कि ई की जो डायरेक्शन है आपको वो दिया हुआ है। ई की जो डायरेक्शन है उसको दिया हुआ है के कैप। बी जो है वो वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ डायरेक्शन वेक्टर राइट नाउ उसका, बिकॉज हमें पता है कोई भी डायरेक्शन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो बी का जो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको आप लिखेंगे बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। सो नाउ दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका बनेगा 2i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा 1/√2। और नीचे बनेगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बनेगा आपका 4 + 4 8। तो नीचे बना आपका 2 और ऊपर बना आपका 2i कैप माइनस 2j कैप, और इसको जब आप 2 कैंसिल करेंगे तो बी वेक्टर की डायरेक्शन जो आ गई वो आ गई 1/√2 i कैप माइनस j कैप, ये आपकी वैल्यू आएगी। नाउ अब हमें बताना है यहाँ पे कि आपकी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ना वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन सी कैप अगर हम उसको लिखें दैट विल बी इक्वल टू ई कैप क्रॉस
बी कैप, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को यहाँ करना होगा। तो यहाँ पे अब क्रॉस लिखेंगे तो ये आ गया के कैप, क्रॉस करना है उसको आपने 1/√2 आप बाहर ले लें, दिस विल बी इक्वल टू 1/√2, ये बचेगा आपका आई कैप माइनस जे कैप, ये बनेगा। ना बिल्कुल ही बेसिक पे चलते हैं, वेक्टर्स वाली जो हमने कहानी की थी, हमने कहा था आई जे और के, ये आप सर्कुलर ये वो बना के कहते हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, ये आई एम श्योर आपको ध्यान होगा। इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के क्रॉस आई 1/√2 हमने कॉमन ले लिया है, के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई है वो तो आपका जे बनेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू जे जे। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे के क्रॉस जे कर रहे हैं तो के क्रॉस जे बनेगा आपका माइनस आई, और ये माइनस आई मिला के प्लस आई हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो गई। ना अगर 4 ऑप्शन देखेंगे तो अपना आंसर आया 1/√2 आई प्लस जे, सो विच मीन्स आपका ऑप्शन 1 दिस वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आई। चलो EM वेव से एक और सवाल सॉल्व करते हैं जो आपसे पिछले साल में इसमें पूछा गया। क्वेश्चन से अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना आपको फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है, एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी आपको इतना दिया है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब, ये आपको उसकी एनर्जी डेंसिटी दे रखी है इन वैक्यूम। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू, हमें बताना है कि उसका क्या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, बी की वैल्यू बतानी है ना। यहाँ पे अपने को जो एनर्जी डेंसिटी दी हुई है, एनर्जी डेंसिटी वो अपने को पता है, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे अपने को एनर्जी डेंसिटी दी हुआ है, म्यू नॉट अपने को पता है क्या हुआ है, बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दैट्स मीन्स आपका बी जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। इसको सॉल्व करके आपकी बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला डेटा फालतू है, उसकी ज़रूरत सवाल में नहीं पड़ेगी। सो इसकी जो वैल्यू आएगी, एनर्जी डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, ये आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट जो है उसको आप लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। राइट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये बनेगा 4 × 2 करेंगे तो बन जाएगा आपका 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.16 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, आपका बन रहा है -17 नहीं 18 + 7 मिला के 15, राइट, ये वैल्यू आपकी इसकी आ रही है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इवन नंबर ले लें तो यहाँ पे इसको अगर मैं -16 कर दूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान देना, इसको अगर मैं -16 कर दूँ तो इसको 81.6 कर सकते हैं हम, 81.6 पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आपका 81.6 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻16 जो है बना था, ये आपका 16 हो गया था, उसका -8 आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। नाउ पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, जब उसको 81.6 करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है आपकी 81.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू 256 के आसपास हो जाती है, उसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो 16 बन जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये आपकी वैल्यू आ गई। ना यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे तो हमें सारे एंटी नैनो टेस्ला के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको नैनो में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका बी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ गई 160 NT, विच मीन्स ऑप्शन बी दिस वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम, और ठंड रख के एग्ज़ाम करना, ठीक है। आपको फिजिक्स में अगर वो देखोगे तो पहले आधे घंटे में सिर्फ 15 सवाल आइडेंटिफाई करके वो सॉल्व करने हैं, और मैथ में सिर्फ 15 सवाल पहले आधे घंटे में सॉल्व करने हैं, और केमिस्ट्री के 15 सवाल पहले आधे घंटे में सॉल्व करने हैं। अगर ये कर लेंगे आप तो आपके 1.5 घंटे में 180 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद का जो 1.5 घंटा है उसको आप फिर और सवाल सॉल्व करके मैक्सिमाइज करेंगे। तो 30 सवाल में से 25 जो आपको अटैम्प्ट करने हैं वगैरह वगैरह, पहले आप सिर्फ 15 आइडेंटिफाई कर लेंगे, भाई ये 15 मुझे पहले आधे घंटे में करने हैं। 15 सवाल करने में जो आपको आते हैं वो सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। वंस यू डू दैट आपके 180 नंबर पक्के हो गए, एंड वंस यू डू दैट उसके बाद और सवाल करते जाओगे, आखिरी के आधा पौन घंटा या 1 घंटा है ना, उसके बाद आप और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करते चले जाओगे, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।